जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेगर जान मंडल के जो नियम थे। उन्होंने 3 नियम दिया था: परिभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहन का नियम। तो ग्रेगर जान मंडल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं परिभाविता का नियम देने से पहले। ठीक है, ग्रेगर जान मंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जेनेटिक ऑफ फादर, यानी कि आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही आनुवांशिकता पर इन्होंने सर्च किया था और इस सर्च में उन्होंने किसको चुना था? मटर के पौधे को। और कैसा मटर का पौधा था? बागानी मटर का पौधा था। बागानी का मतलब होता है जो बागों में या इधर उधर रहते हैं, ऐसे पौधों को चुना। ऐसे पौधों को चुनने के एक कारण और भी था इनका, क्योंकि ये कम समय में ही रिजल्ट दे देता है और दूसरी बात, इनके बीच में स्वपरागण भी हो जाता है, यानी कि ये द्विलिंगी में आ जाते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे पौधे को चुना। गैमेट शुद्धता, गैमेट शुद्धता का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। गैमेट का मतलब होता है जब मेल का स्पर्म, यह देखें आप, गैमेट का मतलब है मेल का स्पर्म, यानी मेल और फीमेल, ठीक है, इसका स्पर्म और इसका ओवम आपस में मैच करना चाहता हो, मैचिंग करना चाहता हो, ठीक है, तो इसी को हम गैमेट कहते हैं। और इस गैमेट पे शुद्धता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने जब दोनों के बीच संकरण कराया तो वो कैसे पौधे हुए, छोटे लंबे कैसे भी हुए, तो अपनी शुद्धता में इन्होंने मटर के 7 प्रकार के पौधों को चुना था। जब भी इन्होंने पौधा पे सर्च किया तो जब लंबाई की बात किया तो एक लंबा ले लिया, एक छोटा ले लिया, ठीक है। जब गोलाई की बात किया तो एक गोला ले लिया, एक गोलाकार चपटा ले लिया। तो इस प्रकार इन्होंने 7 प्रकार के जोड़ियों में इन्होंने लिया। इस पर अगर पौधे की बात करेंगे तो 14 प्रकार थे, लेकिन जोड़े में बात करेंगे तो 7 प्रकार के मटर के पौधों को इन्होंने चुना और उन पर अलग अलग सर्च करके देखा कि उनकी अगली संतान में कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं। टीएच मॉर्गन का नाम आता है। टीएच मॉर्गन का नाम आप 1 नंबर में आसानी से इसको हल कर सकते हो। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जंतु पर इन्होंने सर्च किया था, ठीक है, इसलिए इन्हें जंतु की आनुवंशिकता पर सर्च किया था, इसलिए टीएच मॉर्गन को जंतु में आप आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कह सकते हो, ठीक है। और ये वनस्पति था ग्रेगर जान मेंडल का, ठीक है। ग्रेगर जान मेंडल को भी आधुनिक का कहा जाता है, लेकिन इन्होंने वनस्पतियों पर किया था और टीएच मॉर्गन ने जंतु पर किया था, ठीक है। बेचारा जीवित रहते ये इसको कोई पुरस्कार नहीं मिला था, मरने के बाद इसको पुरस्कार दिया गया। इसकी आनुवंशिकता के बारे में लोगों ने बाद में समझा, जब ये मर गया था तब, उसके पहले इसके बारे में नहीं समझ पाए। उसके बाद आ जाता है आपका हरगोविंद खुराना। इनका भी नाम बहुत प्यार से लिया जाता है और इन्होंने कृत्रिम आनुवंशिकता का पर इन्होंने सर्च किया था, प्रयोगशाला में ले जाके इन्होंने कृत्रिम का दिया था, यानी कि जीएम कर सकते हो, जेनेटिक मॉडिफाई किया था, यानी गुणसूत्रों में उन्होंने जब लिया तो उसका अलग ले जाके प्रयोगशाला में उसका सर्च करके उनमें क्या होता है ऐसा इन्होंने सर्च किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए एक लंबा ले लिया और एक छोटा ले लिया, एक लंबे पौधे का लिया और एक छोटा लिया। उन दोनों के बीच में जब संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि लंबाई वाले कैसे आते हैं, किसके कारण से उनकी लंबाइयों में कमी हो रही है। तो उस प्रयोगशाला में जाके जो लंबाई को घटा रहा था उसको जो है निकाल दिया, उस क्रोमोसोम को, और जो लंबाई वाला था वो को रखा और दोनों के बीच में भैया संकरण कराया। तो जो अगली पीढ़ी में जो आया तो वो लंबा हुआ, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। जैसे करेला का छोटा होता है, करेले के बीच में जो लंबाई बढ़ाना चाहा तो उसके बीच का जेनेटिक निकाला लंबाई वाला और ले जाके बड़े वाले में संकरण करा दिया, तो अगली जो संतान है वो लंबी हुई। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड बहुत लंबाई में होता है, उसकी मात्रा भी ज्यादा होती है। तो इन्होंने जेनेटिक मॉडिफाई किया था प्रयोगशाला में। क्या किया था? जेनेटिक मॉडिफाई किया था, यानी कि कृत्रिम आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? हरगोविंद खुराना को कहा जाता है।
अगला पॉइंट है जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था शुरुआत में, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि डीएनए की खोज भी इन्होंने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। अब जीन की खोज की बात करें तो जीन की खोज, जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन ने किया था, लेकिन जीन की जो खोज की बात आई थी तो जीन की खोज भैया जो किया था वो जोहानसन ने किया था। कौन किया था, जोहानसन। जीन की खोज जोहानसन। कौन किया, जीन की खोज जोहानसन। इसके बाद हार्मोन शब्द, जो हार्मोन होता है जेनेटिक रूप से जो भी जिसमें भी जीव में हो या वनस्पतियों में जो हार्मोन होते हैं जिसके कारण में पौधों में लंबाई या गोलाई या चौड़ाई जो भी बढ़ता घटता रहता है वो हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन की घटाव बढ़ाव चढ़ाव, ठीक है। हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या हो गया, कम हो गया तो क्या हो गया। इसकी जो खोज किया था इन्होंने बेलिस एम स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। बेलिस एम स्टार्लिंग। कौन किया था, बेलिस एम स्टार्लिंग। कौन किया था, बेलिस एम स्टार्लिंग, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा हम और एक चीज बता दें आपको, फिर बताते हैं। ये आपके एक एक नंबर के भैया कर लो, नंबर मजबूत कर लो, ये पूछे जाते हैं। एक बात और आती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक जीन और एक एंजाइम, क्या, एक जीन एक एंजाइम भैया सब का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। किसने किया था, एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम शब्द का प्रयोग, यानी एक जीन और एक एंजाइम दोनों का, जीन क्या है एंजाइम क्या है, इस शब्द का प्रयोग किसने दिया था। तो आंसर होगा भैया बीडल एवं टाइटम। कौन किया था, बीडल और टाइटम। कौन, बीडल और टाइटम। बीडल और टाइटम लिखा होता है, बीडल और टाइटम। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टाइटम, बीडल और टाइटम इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रभाविता के नियम पे। अब हम समझेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए भैया और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, अभी पढ़ लोगे बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। वक्त के साथ जो नहीं चलता है वो मार्केट में खत्म हो जाता है, ठीक है। समय के साथ अगर नहीं चलोगे तो खत्म हो जाओगे, चुक जाओगे। जैसे जैसे समझिए आप, आज के आप 15 साल बैक में चले जाइए। लड़का टेस्ट देता था, पेपर देता था, तुक्का मार के भी पास हो जाता था, लेकिन अब तुक्का भी काम नहीं करेगा। कारण है, ठीक है। कारण क्यों है, कारण इसलिए है कि पहली बात तो अब माइनस मार्किंग होने लगी है क्वेश्चनों में। क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है भैया। दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन जुड़ता है, नॉर्मलाइजेशन जुड़ता है, ठीक है। ज्यादा गलती करोगे नॉर्मलाइजेशन उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। कम गलती करोगे बढ़ जाएगा। तो अगर समय के अनुसार आप नहीं पढ़ोगे तो मार्केट में खत्म हो जाओगे, वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे छोटा उदाहरण देते हैं समझने के लिए, लाइफ में यार कुछ सीखो, लाइफ में कुछ सीखो। क्या सीखना है आपको, देखिए नोकिया सेट जब आया मार्केट में, नोकिया ने पूरे भारत में ही नहीं हर कंट्रियों में भी तहलका मचा दिया था। मचाया था कि नहीं मचाया था, लेकिन इसका क्या हुआ, आज की डेट में इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि भैया जेनेटिक रूप से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाया। शुरुआत में जब कीपैड में आया तो इसकी मार्केट बहुत अच्छी थी, लोग जहां देखो सब लोग नोकिया फोन यूज करते थे, लेकिन समय के अनुसार ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाया। जब टच फोन आना शुरू हुआ तब इस स्थिति में ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाया और आ गया कौन, सैमसंग का फोन। सैमसंग ने एंट्री मारी और इसकी मार्केट में वैल्यू
खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि ये अपने आप को समय पर चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम प्रभाविता का नियम समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए समझते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए भैया, प्रभाविता का नियम इन्होंने तीन चीजों का सिद्धांत दिया था। एक तो प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तीसरा स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, किसने दिया था? किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, जंतु में आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। ठीक है, बात समझे? टीएच मॉर्गन को, फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अब प्रभाविता के नियम में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, क्या है प्रभाविता का नियम? प्रभाविता का नियम है क्या भैया? समझो इसको। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किसको चुना? मटर के पौधे। किसको चुना भैया? मटर के पौधे को। और कैसा मटर लिया? बागानी मटर, बागानी मटर। ठीक है, बागानी मटर लिया। और मटर का पौधा ही क्यों लिया और कोई पौधा क्यों नहीं लिया? तो उसका भी कारण है। 3 महीने में रिजल्ट दे देता है, यानी कि कम समय में रिजल्ट देता है। पहली चीज तो कम समय में अपना रिजल्ट दे देता है। दूसरी बात, खर्चीला कम है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि भैया उभयलिंगी होता है। अगर उभयलिंगी ना जानते हो तो मैं बता दूं, जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद होते हैं। तो इसको इधर उधर परागण के लिए ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं थी, आप सर्च भी करा सकता था। इसीलिए इसकी ये खासियत भी थी, लाभ भी था। ठीक है, अब प्रभाविता के नियम में इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस प्रकार की, कितने बार की वैरायटी चुनी थी भैया? वैरायटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैरायटी, और कितने प्रकार की वैरायटी लिया था? अगर हम पौधे की बात करें तो 14 प्रकार, 14 थे। और जोड़े में बात करें भैया तो 7। कितने? 7। कितने? 7। जब इन्होंने लंबाई में सर्च किया, किसमें? लंबाई में, तो एक ठो छोटा लिया, एक ठोरे बड़ा का लिया, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, जब इसमें कलर की बात किया तो एक लाल लिया, एक पीला लिया। ठीक है, गोलाई की बात करें तो एक गोला लिया, एक चौड़ा लिया। उनके बीच में संकरण कराया तो अगली संतान में कैसी संतान उत्पन्न होती है, इसी पर उन्होंने सर्च किया। तो इन्होंने पहला सिद्धांत दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम क्या है। तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का जो नियम है, मेंडल ने एक संकर तथा द्विसंकरण के बीच, यानी कि एक संकरण, और मेंडल ने एक संकरण और 2 संकरण के बीच जब संकरण कराया तो इसके पश्चात जो भी निष्कर्ष निकला, जो भी रिजल्ट निकला, जो भी निष्कर्ष निकला, उसे ही ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। यानी कि एक संकरण लिया, एक का मतलब पहले एक एक अलग अलग वैरायटियां लिया, उनमें संकरण कराया, फिर उनसे जो निकला तो 2 प्रकार के लिया, फिर दोनों में संकरण कराया। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट आता है संकरण कराने के बाद, वही मेंडल का आनुवंशिकता का नियम कहलाता है। बात क्लियर हो गई? कितने प्रकार की वैरायटी लेता? 14 पौधे लेते हैं। जोड़े में बात करें तो 7 प्रकार के। ठीक है, एक ठो लंबाई में, एक ठोरे छोटा में। तो पहले हम प्रभाविता का नियम आपको बता देते हैं। चलिए अब हम मेंडल का प्रभाविता का नियम समझ लेते हैं। मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में 2 प्रकार के मटर के पौधों को चुना। एक शुद्ध लंबा, जब लंबाई की बात की तो एक शुद्ध लंबा ले लिया और एक शुद्ध बौना ले लिया। तो
शुद्ध प्योर लेंथ वाला लिया और प्योर ड्वार्फ वाला लिया। तो जो शुद्ध वाला था उसको कैपिटल टी से हुआ और जो बौना था उसको स्मॉल टी से। इनके बीच जब संकरण कराया, ठीक है, इन दोनों के बीच परागण कराया, यार समझ में नहीं आ रहा, संकरण संकरण चिल्ला रहे हो, परागण कराया टी और कैपिटल टी, ठीक है, यहां से स्मॉल टी और भैया स्मॉल टी, ठीक है। लो इनके बीच संकरण करा लो, ये लो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर ले लो, ठीक है, ये लो एक कैपिटल एक स्मॉल, अब इससे ले लो एक कैपिटल और एक स्मॉल, लो फिर एक इसका इसके साथ, ये लो। नहीं समझ में आया? इधर देख लो, ऐसे समझ लो यार, कितने हैं, 4 है ना, ऐसे समझ लो, समझ में आ जाएगा। देखो इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो भैया, इधर देख लो, 4 है ना, ये लो 4 हमने बना दिया, 4 हमने बना दिया, एक में कैपिटल टी टी और एक में स्मॉल टी और टी। अब समझ में आ जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। देखो क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लो। इन्होंने जब प्रभाविता के नियम में दिया, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों को चुना, यानी मटर के पौधों को, तो इन्होंने क्या कहा, जिसका लक्षण दिखाई दे, यानी जिसका लक्षण परिलक्षित हो, जिसका लक्षण दिखाई देता है अगली पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी में आया, F1 पीढ़ी है और ये गैमेट है, गैमेट कहा जाता है जब ओवम और स्पर्म मिलना चाहता है, वो गैमेट है। तो इन्होंने देखा जो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए तो सब लंबे थे, क्या थे, सब लंबे थे। तो परिभाविता के नियम में इन्होंने बताया जब इन्होंने दोनों पौधों के बीच एक छोटा और एक लंबा पौधों के बीच संकरण कराया तो इनकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई उसमें सारे पौधे लंबे हुए, जबकि जो छोटे थे उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। तो जिसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया उसको अप्रभावी कहा और जिस पौधे का लक्षण उसमें दिखाई दिया अगली पीढ़ी में उसको प्रभावी कहा गया, और इसी को प्रभाविता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि मेंडल के अनुसार जो भी संकरण कराए के बाद जो अगली पीढ़ी में जो संतानें दिखती है, जिसका प्रभाव दिखता है उसको प्रभावी, और जिस पौधे का प्रभाव नहीं दिखाई देता उसको अप्रभावी कहा। इसी को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब संकरण कराया तो हर पौधे के बीच में स्मॉल टी कैपिटल टी सब मौजूद जरूर था, लेकिन जो संतानें उत्पन्न हुई वो ससुरी सब लंबी थे, क्या थे, लंबे थे, लंबे 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 और लंबे। जबकि किसके बीच कराया था, एक बौना भी लिया था और एक लंबा दिया था। ये शुद्ध लंबे तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन पौधे लंबे थे, यानी कि पौधे दिखाई दिए लंबाई वाले दिखाई दिए, इसलिए जो लंबाई वाले दिखाई दिए उसको प्रभावी कहा, और जो नहीं दिखाई दिए अगली पीढ़ी में जो उसके लक्षण नहीं दिखाई दिए नहीं आए उसको अप्रभावी कहा। तो इसे ही मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम समझेंगे पृथक्करण का नियम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब समझते हैं पृथक्करण का नियम। भैया पृथक्करण का नियम क्या है इसको समझ लीजिए आप। प्रभाविता का नियम समझ में आया, 2 विपरीत लक्षणों के बीच में जब संकरण कराया तो जिसका लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी, जिसका ना दिखाई दे अप्रभावी। यही है प्रभाविता का नियम मेंडल का, ठीक है। पृथक्करण का नियम क्या है भैया, पहले में जब इन्होंने पहले पीढ़ी में तो देखा कि सब लंबाई वाले हुए, बौने का तो कोई जिक्र ही नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। इन्होंने अपने दूसरे पृथक्करण में इन्होंने 2 प्रकार के, फिर वही प्रक्रिया 2 प्रकार के मटर को पौधे के बाद किया। हमने कहा जब लंबाई की बात किया तो एक शुद्ध लिया, एक शुद्ध लंबा लिया, एक शुद्ध छोटा लिया। अब
इन्होंने अगली बार क्या किया, एक भैया ले लिया रेड फ्लावर। कौन? रेड फ्लावर। ठीक है, यही बता दे रहे नीचे, यहां देख लो, यहां देख लो भैया, देखो संकरण कराए, एक रेड फ्लावर, एक रेड फ्लावर लिया, मतलब लाल वाला पुष्प लिया, किसका? मटर का। और दूसरा ले लिया व्हाइट फ्लावर। क्या लिया? व्हाइट फ्लावर ले लिया। ठीक है, इनका पृथक्करण का नियम क्या था? पहले वाले में तो दूसरे में दिखाया था कि प्रभाव दिखाई दिया है लंबे वाले का, छोटे वाले का नहीं दिखाई दिया। इसमें इन्होंने जो उनके बीच में जो प्रथम पीढ़ी से जो आए, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए, उनके बीच में जब संकर करवाया, यानी F2 पीढ़ी में, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो लंबे आए, कुछ बौने आए, कुछ मिश्रित हो गए। तो इन्होंने पृथक्करण का नियम बताया, यानी कि अगली पीढ़ी में जो संतानें आई वो सेम अप्रभावी प्रभावी वाली बात नहीं थी, उसमें परिवर्तन हो गया। कुछ शुद्ध लंबे हो गए, कुछ शुद्ध जो बौने हो गए, और कुछ मिश्रित लंबे हुए, यानी कि पृथक्करण हो गए, अपनी पीढ़ी से अलग हो गए। इसी को मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो रेड वाले को भैया कैपिटल आर से, ठीक है, और व्हाइट वाले को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। ऐसा चल जाएगा, ये स्मॉल आर। इनके बीच जो संकरण कराया था वो कैपिटल आर और स्मॉल आर आया था। अब इनके बीच में फिर से हम संकरण करा के देखते हैं तो क्या होता है, वही को इन्होंने पृथक्करण के नियम में बताया। क्या बताया? पृथक्करण के नियम में बताया। ठीक है, ये लो, एक गेमेट है, ओवम और इस पर मिलना चाहता है, तो एक क्या है, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर, छोटा आर। लो, इनके बीच भैया संकरण कराओगे तो कैपिटल आर हो गया। इसके बाद एक कैपिटल से कैपिटल का हो गया, कैपिटल का स्मॉल से हो जाएगा, तो आर स्मॉल आर। अब इसका इससे करा दो, समझ में आ रहा है? ये ऐसे बना लो, बहुत आसान है। ये लो, फिर स्मॉल आर। अब देखो, प्रथम पीढ़ी में तो भैया अप्रभावी का मामला आया था, लेकिन इसमें तो मामला फंस गया। थोड़ा समझो, ये क्या है, दोनों सेम है। जो हमने लिया था शुद्ध, नहीं चल रहा यार, काले से ही काम चला ले यार, तो नीला देखते हैं, चल रहा है? हाँ, थोड़ा फीका लग रहा होगा। देखो, दोनों शुद्ध लंबे लाल थे और ये शुद्ध सफेद था। अब दोनों के बीच में जब संकर कराया तो ये आ गया, ये क्या, शुद्ध लाल हुआ। क्या हुआ? शुद्ध लाल हुआ। ये इसमें नहीं है शुद्ध, ये मिश्रित है, ये मिश्रित है, मिश्रित है। ठीक है, क्या है? मिश्रित है। मिश्रित है यानी कि हाइब्रिड लाल है, ये भी हाइब्रिड लाल है, और ये शुद्ध सफेद है। क्या है? शुद्ध सफेद है। अब इनमें अनुपात हुआ, तो अनुपात इन्होंने लिया, देखिए इसका अनुपात आया कि फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम बात करें तो समझो इधर, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली रूप से, और जीनोटाइप का मतलब है जीन के रूप से। जैसे अगर हमारी लंबाई 6 फीट है तो अगले की भी लंबाई 6 फीट होना चाहिए, लंबाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फिजिकली में कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी लंबाई 6 है, अगले की लंबाई 5 फुट 8 इंच है, तो दोनों को लंबा ही कहा जाएगा, 2 इंच में आप भाप नहीं पाओगे, तो ये हो जाता है फिनोटाइप। तो इनका जो अनुपात आया, तो देखिए एक क्या था, ये भैया एक एक, ये तो ये आया, लेकिन इसमें मिश्रित था,
ठीक है। तो 3 तो आपके लंबाई वाले हो गए यानी लाल वाले हो गए और एक शुद्ध होगा। तो ये तो लाल था, ये भी जो आया लाल है, ये भी जो आया लाल है, मिश्रित लाल है लेकिन लाल है, ये बिल्कुल सफेद था। तो इनका जो अनुपात आया फिनोटाइप में 3:1 का अनुपात आया। अगर हम जीनोटाइप में देखें तो ये भैया शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो 2 तो एक तरह से आ गए और ये शुद्ध में आ गए, यानी जीनोटाइप में 1:2:1 का अनुपात आया, ये जीनोटाइप हुआ। ये था मेंडल का पृथक्करण नियम। इसी में थोड़ा से और समझ लो, यहाँ पे अगर समझ में आ रही है तो रेड वाली बात हुई। अब थोड़ा सा इसका एक और समझ लो, उसी में अगर बौना भी ले ले तो बौना में कोई दिक्कत नहीं है। एक शुद्ध लंबा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इधर देखो, और एक शुद्ध बौना हो गया। क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया। शुद्ध लंबा का कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब संकरण कराया था तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अब इनके बीच में, ठीक है, स्वपरागण कराया, यानी इन दोनों की पीढ़ियों में जो आया स्वपरागण, तो यहां से आप समझ लीजिए, ये लीजिए क्या कराया, स्वपरागण, ये लीजिए। तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इससे कराओगे कैपिटल टी, इससे कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कराओगे स्मॉल टी, वही चीज आया। देखिए ये शुद्ध लंबा है क्योंकि शुद्ध लंबा हमने कैपिटल टी से दिखाया था। ये भैया शुद्ध बौना है क्योंकि हमने शुद्ध बौना, शुद्ध लिख दो भैया, दिक्कत है तो शुद्ध लिख दो, शुद्ध बौना स्मॉल टी था। अब देखिए क्या अनुपात आया जीनोटाइप में। जीनोटाइप में देखो, जीनोटाइप मतलब जीन के अनुसार, जेनेटिक के अनुसार, तो देखिए ये शुद्ध, ये शुद्ध, दो एक जैसे, स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी एक तो शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना, 1:2। फिनोटाइप में ले लो भैया, फिनोटाइप का मतलब हमने बताया भी ना, ये लंबे हैं, ये लंबे हुए हैं, ये लंबे हैं, लेकिन शुद्ध नहीं है, लेकिन लंबाई ये भी कहा, ये भी लंबा कहा जाएगी, वही हमने बताया ना, अभी इसका उदाहरण मैंने दिया था। तो क्या हो जाएगा 3:1, क्या आया 3:1, ये हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथक्करण का नियम। इसके बाद एक नियम बचता है, उस नियम को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट करें। अगले में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है, अगले में कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो आया है, अगले में अब वही कर लेंगे, एक गोल लाल पीला ले लेंगे, झुर्री लाल सफेद ले लेंगे, इस तरह से संकरण कराएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। बेस अगर मजबूत है तो कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं, बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगी। बस आज के लिए मुझे इतना ही आपको बताना था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।